स्टार्टेड, चालू हो गया। गुड इवनिंग बच्चों। तो 10 का दम का एक और सेशन अपने लिए आप लोगों के लिए लेकर के मैं खड़ा हो गया हूँ। और अब इस नए सेशन में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जाएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी से, और बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। सो आइए आप लोग जुड़िए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी जुड़िए, जितने जल्दी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, और फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए। तो सुशील कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद मुरसलीन, प्रीति मौर्य, मोहम्मद नदीम, यस, ऐसे करके लोग जुड़ रहे हैं। वेरी गुड। और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये बात आपको पता चलता है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए, और जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने, तो लोगों ने बोला यस सर, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन जो डिस्कस किए वो काफ़ी अच्छे सराहे लोगों ने। तो आज भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। और मैंने तो कोशिश की है कि मैंने इनको खुद बनाया है क्वेश्चंस को, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला पोर्शन है बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज स्पेसिफिक एंड फॉलोज सैचुरेशन काइनेटिक एंड कैन बी इनहिबिटेड। इनमें से दिए गए कौन कौन से ऐसे या कौन सा ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है जो स्पेसिफिक होता है, सैचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो करता है और उसे इनहिबिट किया जा सकता है। पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और चौथा है टू ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? यस, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, सुजीत पांडे ने इसका आंसर दिया फर्स्ट, निवेदिता शर्मा ने दिया इसका आंसर सेकंड, अंशु पाठक ने दिया इसका आंसर फोर्थ, और सुशील कुमार वर्मा ने इसका आंसर दिया सेकंड। सो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का जवाब जो आ रहा है वो कैसा है। ओके, तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को जवाब ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो क्योंकि एक क्वेश्चन के अगर बहुत सारे जवाब मिलने लगे, इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए, तो मैं एक बार इन सारे क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखिए मेरे पास भी दोबारा आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो अलका सिंह ने इसका आंसर सेकंड दिया है। ओके, प्रीति मौर्य ने इसका आंसर सेकंड दिया है, और मोहित कुमार ने इसका आंसर सेकंड दिया है, अंशु पाठक ने चौथा आंसर दिया है। 30 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत है। याद रखना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पहला पॉइंट है, दूसरा हमने पाया कि सैचुरेशन काइनेटिक्स, तीसरा हमने पाया इनहिबिटेड, और चौथा पाया स्पेसिफिक। ये तीनों बातें उन ट्रांसपोर्ट के लिए लागू होती हैं जो कैरियर प्रोटीन के द्वारा होती हैं। द ट्रांसपोर्ट दैट इज बाय द कैरियर प्रोटीन, जितने भी ट्रांसपोर्ट इस दुनिया में कैरियर प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। यानी मान लीजिए इस कैरियर प्रोटीन का नाम है GLUT4। तो अब ये GLUT4 नाम की जो कैरियर प्रोटीन है, ये अपने से केवल ग्लूकोज को ट्रांसफर होने देगी और किसी को ट्रांसफर नहीं होने देगी। इसका मतलब है ग्लूकोज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होगा। अगर मैं GLUT4 को इनहिबिट कर दूं, यानी इस कैरियर प्रोटीन को इनहिबिट कर दूं, तो ये ट्रांसपोर्ट भी इनहिबिट हो जाएगा। और तीसरा, हर कैरियर प्रोटीन में मैक्सिमम कितने ग्लूकोज जा सकेंगे इसका एक नंबर होता है, यानी सैचुरेशन फॉलो होता है। तो जब जब कैरियर प्रोटीन का कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो सैचुरेशन उसका होगा, और वो इनहिबिटेड होगा। और आपको मालूम है कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी
और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी, दोनों जगह पर कैरियर प्रोटीन यूज होती है। सिंपल डिफ्यूजन छोड़ दो, बल्कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों जगह पर कैरियर प्रोटीन यूज होती हैं। इस हिसाब से इसका आंसर होगा 2 ऑफ द अबव, एंड 2 ऑफ द अबव में फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हर बार मैं 2 ऑफ द अबव आपको ऑप्शन में रखता था और आंसर 2 ऑफ द अबव नहीं होता था। इस बार मैंने आपको 2 ऑफ द अबव ऑप्शन में रखा और आंसर 2 ऑफ द अबव हुआ। तो आप बताइए आप लोगों को किस तरीके से लगा। इस हिसाब से आपका आंसर 4 आता है। अंशु पाठक का आंसर कह रहे हैं कि मेरा सही है, बाकी लोगों का जिन्होंने सेकंड दिया या फर्स्ट दिया उनका क्वेश्चन का आंसर गलत था। सो आप इस तरीके से समझ लिए कि पहले ही क्वेश्चन में आप लोग क्लीन बोल्ड हो गए। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग आपके सामने करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, चलिए। वाटर पोटेंशियल ऑफ 2 सॉल्यूशन A एंड B सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक मान लो वाटर पोटेंशियल एक सिस्टम A है और ये सिस्टम B है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, और सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 10 बार, यानी इधर का 10 बार है बेटा वाटर पोटेंशियल और इधर का 20 बार है, इधर का वाटर पोटेंशियल 20 बार है। ओके, तो रिस्पेक्टिवली देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बिटवीन दीज 2 सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ तक होगी। वो ये पूछना चाह रहे हैं ऑस्मोसिस A to B होगी या ऑस्मोसिस B to A होगी या ऑस्मोसिस होगी ही नहीं या ऑल, क्या ऑप्शन हो सकता है, A to B, B to A और नो ऑस्मोसिस एट ऑल। चलिए फिर से पढ़ लेता हूँ। 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन इधर भी है, सॉल्यूशन इधर भी है, दोनों तरफ के सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। A सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल 10 बार है और B सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल 20 बार है। तो बताइए कहाँ से कहाँ पर पानी मूव करेगा, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ पर होगी, फ्रॉम A to B और B to A और नो ऑस्मोसिस एट ऑल। चलिए, यस वेरी गुड। अब की बार अंशु पाठक जी का आंसर सेकंड है, अब इसे बदलिएगा मत। मोहम्मद नदीम का सेकंड है, शिव कुमार यादव का सेकंड है, अमिताभ राव का सेकंड है। ओके, शिव कुमार यादव का B to A है, सचिन सक्सेना का A to B है। ओके, अंशु पाठक का हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अरे इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दो, हायर वाटर पोटेंशियल लोअर वाटर पोटेंशियल मैं नहीं जानता, इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दो। ओके, प्रिंस B to A ये पॉजिटिव है और कंचन प्रजापति 2, अलका सिंह 2, सारे लोगों ने इसका जवाब 2 दिया। तो इसके अलावा प्रिंस पवन इट इज़ A to B, निवेदिता शर्मा इट इज़ 2। फिर से आप लोग ज़्यादातर लोग आप इस क्वेश्चन में फंस गए। अरे बेवकूफ़ों, पहला पॉइंट है कि यहाँ पर सॉल्यूशन है, दुनिया में किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड है केवल 10 बार या फिर मैग्नीट्यूड है केवल 20 बार, और वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होना ये केवल 0 वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, और 0 वाटर पोटेंशियल केवल प्योर वाटर का होता है। सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड दिया है, साइन आपको खुद समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन का मतलब है आपको मान के चलना पड़ेगा ये वाटर पोटेंशियल निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ -10 और ये हुआ -20, और अगर -10 और -20 हुआ तो -10 इज ग्रेटर, -20 इज लेसर, तो बेटा मूवमेंट होगा फ्रॉम -10 टू -20। -20 मतलब निगेटिव में 20 होना एक कम होना होता है और निगेटिव में -10 होना ये ज्यादा है 20 के रेस्पेक्ट में। आप कोई आदमी 10 रुपए उधार रखा है, कुछ आदमी को 20 रुपए उधार है, कौन ज्यादा अमीर? अरे भैया जिसकी उधारी कम है ये रहा 10 रुपए उधारी, इसलिए मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम -10 टू -20 एंड दैट इज फ्रॉम A to B। आंसर होगा A to B। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी आधे से ज्यादा लोग ढेर, यस सर। अब बताइए, यस अब आप लोग बताइए कैसा क्वेश्चन हुआ, कैसा लगा आपको क्वेश्चन, जरूर देखिए। मैं आज आपके सामने फोन लिए बैठा हूं आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए। आप बताइए कि कैसा क्वेश्चन लगा आपको। सोचना क्या था बेवकूफों, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है 0, और 0 वाटर पोटेंशियल किसका होता है, प्योर वाटर का। अगर कहीं कोई सॉल्यूशन दे दिया गया
तो वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन का हमेशा निगेटिव होता है, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड शब्द यूज किया है, यानी मैग्नीट्यूड 10 है, और मैग्नीट्यूड 10 है इसका मतलब साइन यू हैव टू कंसीडर इट। और सॉल्यूशन का जब भी वाटर पोटेंशियल लिखा जाएगा वो निगेटिव ही लिखा जाएगा। तो अगर 10 इधर है 20 इधर है तो इधर -10 होगा, इधर -20 होगा। और ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया गया था और इस वजह से बाकी लोग फंस गए। अब बताइए, इस तरीके से मूवमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, Which of the following is not true for mass flow or bulk flow system? मास फ्लो सिस्टम और बल्क फ्लो सिस्टम के लिए कौन सी बात सही नहीं है? मास फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पहला पॉइंट इज मास फ्लो substance are swept along if in mass flow substances are swept along at the same pace as is flowing river। पानी की, जैसे पानी नदी में बह रहा ठीक वैसे मास फ्लो होता है। in mass flow substance में flow against concentration gradient but along the pressure gradient, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा सकती हैं, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई जा सकती है, बट प्रेशर ग्रेडियंट के बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। और चौथा नन। चलिए जवाब दीजिए, मैं सारे लोगों के क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूं। यस, अमन विश्वकर्मा ने दिया है थर्ड गलत है, वेरी गुड। अमन विश्वकर्मा ने थर्ड दिया है। मोहम्मद नदीम ने भी कहा है कि ऑप्शन थर्ड गलत है, वेरी गुड। शिव कुमार यादव ने कहा है थर्ड गलत है। अंशु पाठक ने फिर से कहा थर्ड गलत है। निखिल शुक्ला ने कहा है कि सेकंड गलत है। अच्छा, शिव कुमार यादव ने कहा थर्ड गलत है। कंचन प्रजापति ने कहा कि थर्ड गलत है। निवेदिता शर्मा ने कहा थर्ड गलत है। अच्छा, और बाकी लोग भी जवाब दें, वरना बाद में कहेंगे सर हमारा मतलब वही था। सारे लोगों का जवाब थर्ड थर्ड थर्ड। ओके, बहुत सारे लोगों ने थर्ड। देखा कि फिर से गुगली हुई आपके सामने और आप फिर से गलत जवाब दे रहे हैं, बेवकूफों। मास फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, नॉट बिटवीन द कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि सब्सटेंस ए का प्रेशर ज्यादा हो और सब्सटेंस ए का प्रेशर कम हो, फ्रॉम ए टू ई, ऐसा नहीं है। नो, आपको चीजें मूव करानी है पॉइंट ए टू बी। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, और पॉइंट ए से बी की तरफ चीजें मूव कर रही हैं। क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा है और पॉइंट बी का प्रेशर कम है। याद रखना, पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट बी का प्रेशर कम है। ओके, नाउ अब ए का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है पॉइंट का प्रेशर, नॉट द सब्सटेंस। हो सकता है यहां पर एक्स सब्सटेंस है जो मूव कर रहा है बी की तरफ, हो सकता है वाई सब्सटेंस भी मूव कर रहा हो बी की तरफ, हो सकता है एक्स जेड सब्सटेंस भी मूव कर रहा हो बी की तरफ। क्यों? ये सारे के सारे सब्सटेंस मूव कर रहे हैं बी की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पर प्रेशर ज्यादा है पॉइंट बी पर। अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा? मान लो नदी में पानी बह रहा, नदी में जो पानी बह रहा है, रिवर में जो पानी बह रहा है, इसमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का एक बेटा ट्री का लीफ पड़ी हुई है, और बेटा और एक बॉल पड़ी हुई है, रबर की बॉल। अब ये पानी के बहने की रफ्तार के साथ सारे के सारे एक साथ बह रहे हैं। इसका मतलब है यहां ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो यहां कम है। नो, लीफ का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो यहां कम है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो रफ्तार की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से एक जगह से पानी दूसरी जगह जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए पॉइंट पर लीफ 4 है, ओके, और बी पॉइंट पर लीफ जो है 1000 लीफ है, 1000 लीफ है। अब फिर भी लीफ जो है मूव कर रही है टुवर्ड्स बी। क्यों? क्योंकि नदी में बहता हुआ हो सकता है एक कोने पर बहुत सारी पत्तियों का ढेर लगा हो, फिर भी इधर से पत्ती उधर की तरफ ही मूव कर रही। क्यों? क्योंकि बेटा पत्ती की कंसंट्रेशन के हिसाब से चीजें नहीं मूव कर रही हैं, मूव कर रही है पॉइंट ऑफ प्रेशर, यानी ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है और बी पॉइंट का प्रेशर कम है। भले ही यहां पर कंसंट्रेशन पत्ती की ज्यादा है और यहां पर कंसंट्रेशन पत्ती की कम है, इसके बावजूद भी पत्ती अपनी अगेंस्ट कंसंट्रेशन चली जा
रही है, जैसे नदी में पानी मूव करता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, जिसने सेकंड कहा है ये एनसीईआरटी की लाइन है, जा करके दोबारा पढ़ो। वाटर पोटेंशियल इन मास फ्लो the substances are swept along the same pace as in flowing river, और ये चीजें इन मास फ्लो सब्सटेंस में फ्लो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल 4 लीफ और 1000 लीफ, तो लीफ तो यहां पर 1000 है, यहां 4 है, फिर भी बहते हुए पानी में पत्तियां 1000 लीफ की तरफ और चलती जा रही हैं। यानी वहां पर भले ही कितना भी लीफ कम हो ज्यादा होती जाए, फिर भी आप मूव करते जाओगे। इसका मतलब चीजें अगेंस्ट कंसंट्रेशन भी जा सकती हैं, बट प्रेशर के अगेंस्ट नहीं जा सकती, प्रेशर के अलोंग ही जाएंगी। तो वाटर पोटेंशियल में या फिर बेटा मास फ्लो में तीनों चीजें यहां सही है। इसका मतलब इसमें कोई गलत नहीं है, और कोई गलत नहीं है तो आंसर विल बी नन। फिर से बता रहा हूं, इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा कि हो सकता है कि कुछ लोग आपको, कुछ टीचर भी आपको इस बात पे गलत साबित करने की कोशिश करें। जब ऐसे कोशिश करें तो आप लोग पूछिएगा कि सर इस बात का मतलब क्या है, इन मास फ्लो सब्सटेंसेस स्वेप्ट अलोंग द सेम पेस एज इन फ्लोइंग रिवर, और ना हो तो एनसीईआरटी ओपन करके रख बैठो और वहां पर ये लाइन मिलेगी। और अगर पानी नदी में बह रहा है, इसका क्या मायने हैं, पानी अपनी पॉइंट हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा, तो ये पॉइंट का प्रेशर है, नॉट द पानी का प्रेशर। उस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा, पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा क्यों है, हो सकता है ये वाला पॉइंट हायर एमजीएच पर हो, हाई पोटेंशियल एनर्जी पर ऊंचा हो, और ये वाला पॉइंट नीचा हो। तो नीचा यहां पर पानी हायर पोटेंशियल पर रखा हुआ था, इस वजह से पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जरूरी नहीं कि पानी का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा ही हो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरा सोच लो, पानी में बहने वाली हर चीज पानी की तरफ ही जाएगी। भले ही यहां पर मैंने बोला 1000 पत्तियां हो, पत्ती लीफ हो, और यहां पर एक पत्ती हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि पत्तियां वापस लौटने लगेंगी धारा के विपरीत, नहीं, वो भी धारा के अलोंग ही जाएंगी। तो चीजें अलोंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा सकती हैं, पर प्रेशर ग्रेडियंट के हमेशा अलोंग चलेंगी। और ये तीसरा पॉइंट इतना कंफ्यूजिंग होगा कि कई लोग समझ नहीं पाएंगे, तो दिमाग में बहती हुई नदी रखिएगा, समझ लीजिए, और ये एनसीईआरटी की लाइन जरूर रखिएगा। इस हिसाब से तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सारे लोगों का जवाब ऑलमोस्ट गड़बड़ था। अब देखिए इस तरीके से अब आपका आंसर क्या होगा, नन, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट गलत नहीं है, सबके सब सही है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। During the absorption and translocation of water according to apoplast and symplast pathway, the translocation and ascent of sap is finally symplast, apoplast, active transport, all। यानी कि जो बेटा तुमने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट थ्योरी पढ़ी है, उसमें कुछ पानी एपोप्लास्ट से जा रहा, कुछ पानी सिम्प्लास्ट से जा रहा, तो बोल रहे फाइनली जो ट्रांसलोकेशन और एसेंट ऑफ सैप हो रही है, उसमें पानी किससे जा रहा, सिम्प्लास्ट से जा रहा, फाइनली एपोप्लास्ट से जा रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा, या ऑल से जा रहा। जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। हाँ, यस, लोगों ने जवाब दिया एपोप्लास्ट। ओके, आयुष वासने ने जवाब दिया 4। मोहम्मद नदीम ने कहा कि सर सिम्प्लास्ट। रक्षम गुप्ता ने कहा कि सर सिम्प्लास्ट। ओके, सुजीत पांडे ने कहा ऑल। अच्छा, और प्रीति मौर्य ने कहा कि फर्स्ट। ओके, शालिनी सिंह ने कहा सेकंड, यो नागेश गंगवार ने कहा फर्स्ट, आदित्य साक्या ने कहा फर्स्ट, मोहम्मद नदीम ने कहा फर्स्ट, दैट इज सिम्प्लास्ट। चलिए, तो हमें तो लगता है कि पहले तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। पहले सोचिए कि ये रही वेसल्स, ये रहे वेसल्स, ओके, और ये रही रूट, और वाटर यहां पर रहा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू जाइलम ऑफ रूट, अप टू जाइलम ऑफ रूट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। कभी कोई पूछे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो बोलिए मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू जाइलम ऑफ रूट, रूट के जाइलम तक पानी पहुंच जाए, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ओके, एंड नाउ दिस इज अ लीफ। नाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट टू जाइलम ऑफ स्टेम, and xylem of stem to xylem of branch and xylem of leaf, it is known as ascent of sap, ascent of sap।
ओके, अब मैंने क्वेश्चन कहां कंफ्यूज किया आपको, मैंने एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन आपको दिया, आपने कहा सर एब्जॉर्प्शन में दो रास्ते हैं, सर देखिए कौन कौन से दो रास्ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए कौन कौन से रास्ते हैं। सर ये रही एपिडर्मिस, ओके, फिर ये रहा कॉर्टेक्स, ये रहा एंडोडर्मिस, ये रही पेरीसाइकल, और फिर ये रहे वस्कुलर बंडल। अच्छा, एंडोडर्मिस में पाई जाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ओके, तो आपने कहा जब पानी चला सर तो कैसे चला, पानी सर चला, अगर एपोप्लास्ट से चला तो पानी कहां पर रुका, एंडोडर्मिस में, याद रखना, और अगर सिम्प्लास्ट से चला तो थ्रू एंड थ्रू पानी पहुंच गया। तो जो पानी एपोप्लास्ट से गया, जो पानी एपोप्लास्ट से गया उसको भी क्या होना पड़ा, सिम्प्लास्ट। तो लोगों ने कहा अंततः जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कैसा रहेगा, सिम्प्लास्ट। तो सब लोगों ने कहा कि भाई सिम्प्लास्ट होना चाहिए, अल्टीमेटली जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो सिम्प्लास्ट से हुआ। लेकिन बेवकूफ, एब्जॉर्ब हुआ तो जाइलम ऑफ रूट तक पहुंचा, और मैंने क्वेश्चन पूछा है एसेंट ऑफ सैप, यानी पानी जब ऊपर चढ़ रहा है तो फाइनली कैसे चढ़ रहा, तो बेवकूफो पानी जब ऊपर चढ़ रहा है तो वेसल के द्वारा चढ़ रहा, वेसल, और वेसल बेटा नॉन लिविंग होते हैं, और नॉन लिविंग में अगर कभी भी कोई चीज मूव करती है तो वो सिम्प्लास्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा एपोप्लास्ट होती है। आपने क्वेश्चन बिना पढ़े इसे अटेम्प्ट कर दिया, तो याद रखना मैंने बोला ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन, यहां आप फंस गए, आपने सोचा एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन दिया, आपने केवल एब्जॉर्प्शन लगा दिया of water according to apoplast and symplast pathway, the translocation and ascent of sap, ट्रांसलोकेशन इसी को बोलते हैं, इसी को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और रूट तक पहुंचना है एब्जॉर्प्शन, रूट से लीफ तक पहुंचना है ट्रांसलोकेशन। तो मैंने एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा, एब्जॉर्प्शन तो अल्टीमेटली सिम्प्लास्ट होता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन अल्टीमेटली एपोप्लास्ट होता है। तो इसका जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी अल्टीमेटली आप लोग अपना पानी ऊपर पहुंचाओगे बाया एपोप्लास्ट मीडियम। बताइए कैसा रहा क्वेश्चन, आप लोग बताएं, आपको क्या लग रहा है कि ये जबरदस्ती के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, और आप उन छोटी छोटी बातों को भूलते हैं। और अरे नहीं नहीं, प्रिंस पवन न बोल रहे मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करो। अगर आपको इन क्वेश्चन से डर लग रहा है पवन जी, तो फिर मैं ऐसे क्वेश्चन बनाना बंद कर दूंगा, सॉरी। मैंने कहीं पर भी आपका मोरल डाउन करने के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए, मैं केवल आपको उन छोटी छोटी चीज़ों को समझाना चाहता हूं जिससे कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ना हो, आपको चीज़ें और दिख जाए। पवन जी ऐसा कह रहे हैं कि सर मेरा कुछ नहीं होगा, फिर से गलत हो गया। अरे अगर आप ऐसा दुखी होंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसलिए क्वेश्चन बना रहा हूं कि वो जो छोटी चीजें जो हम टीचर पकड़ लेते हैं आप लोग नहीं पकड़ पाते, वो आप तक पहुंच जाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। मैं आपको एक चीज और बता दूं, पेपर इस बार बहुत आसान आने वाला है, बहुत सिंपल पेपर आने वाला है। याद रखिएगा, जैसा जैसा हम लोगों ने नीट जेई आईआईटी जेई का पेपर देखा, पूरा एनसीईआरटी बेस पेपर था और बड़ा आसान पेपर है, तो इस बार भी पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, घबराना बिल्कुल नहीं। ये तो 10 का दम, मतलब दम शब्द में हम लोग लगे हुए हैं कि क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लगे। मैं देख रहा हूं, मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे और 4 क्वेश्चनों में लगभग 90% लोगों ने गलती की, तो हताश मत होइए। आपको समझ में तो आया कि एब्जॉर्प्शन होना कुछ और है और ट्रांसलोकेशन होना कुछ और है। आप उसी को एब्जॉर्प्शन और उसी को ट्रांसलोकेशन समझ रहे थे, कम से कम नई चीजें बात पता चल गई। तो इस सेशन में ज्वाइन करने के कुछ फायदे तो हुए। तो चलिए, अच्छा भाई, तो पवन जी यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, बाकी लोग भी आप लोग ट्राई करें। निवेदिता जी बोल रही हैं अब क्या होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे घबराओ मत, सब लोगों के पेपर अच्छे होंगे और सिलेक्शन सबका होगा, बहुत सिंपल पेपर बनने वाला है। फिलहाल आपने एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन का मतलब समझ लिया, तो अल्टीमेटली ट्रांसलोकेशन इज एपोप्लास्ट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सामने रखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आया, कैपिलरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ में बी प्रोवाइडेड बाय, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कैपिलरिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ किन फोर्सेस के द्वारा प्रोवाइड होती है। नंबर 1 इज कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन, ऑल। कौन कौन सा आंसर सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिए। 4, निवेदिता शर्मा 4, सचिन सक्सेना 4, राजमणि राणा 4, ओके ओके। आदित्य साक्या बोल रहे नो प्लान आई विल बिकम अ डॉक्टर। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं,
कि भैया आपका केवल यही प्लान है कि आप डॉक्टर ही बनेंगे और कुछ नहीं होने वाला, केवल डॉक्टर ही बनना है आपको। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब सही है। चलिए, इतने सारे कठिन क्वेश्चन में मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लगाया, मैंने ठीक किया, आप लोगों का जवाब भी सही है। जब यहाँ से ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा होता है तो पानी बेटा पुल किया जाता है वाटर कॉलम के द्वारा, और ये वाटर कॉलम कहाँ से पानी खींच रहा, नीचे रूट से, वेसल से। तो ये जो पानी खींच रहा, पुल जो खींच रहा है, उससे यहाँ पर एक टेंशन पैदा होती है, और इस टेंशन से वाटर कॉलम टूट सकते हैं। और इन वाटर कॉलम को टूटने से बचाने के लिए वी हैव टू हैव सम टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलरिटी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैपिलरिटी, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन सबसे मिलकर बनती है। यस, अब आप सही है, इसका आंसर 4 ही है। तो ठीक है, इन कठिन क्वेश्चन के बीच में एक सरल क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। सो वेरी गुड। प्रिंस पवन अब कुछ खुश दिख रहे हैं, सचिन सिंह सेना भी खुश दिख रहे हैं, अंशु पाठक भी, अब उन्हें लग रहा है कि चलो एक क्वेश्चन तो सही हुआ 5 में से। चलो वेरी गुड, बहुत बधाई। 5 क्वेश्चन में से आपके 5 भी सही हो सकते थे अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ें। अगर आप केवल इतना सोच लें कि इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है तो आप दिमाग थोड़ा लगाएंगे। चलिए, 5वें के बाद आपके सामने छठा क्वेश्चन आया। ट्रांसपिरेशन इज अ कंप्रोमाइज फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, व्हाट इज ट्रू। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टॉपिक है ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस, दोनों एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज हैं। तो बोलते हैं ट्रांसपिरेशन इज अ कंप्रोमाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज ट्रू। C4 प्लांट सो मोर कंप्रोमाइज देन C3 प्लांट, C3 प्लांट सो मोर कंप्रोमाइज देन C4 प्लांट, फॉर बोथ C3 एंड C4 प्लांट कंप्रोमाइज इज सेम, और फोर्थ इज नन। कौन ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहा है? C4 प्लांट ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहा है, C3 प्लांट ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बोथ C3 एंड C4 प्लांट कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सेम या नन। और मैं टॉपिक बता दूं एनसीईआरटी में क्या है, टॉपिक का नाम है ट्रांसपिरेशन, जाके आप पढ़िएगा, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस अ कंप्रोमाइज, ये टॉपिक का नाम है। मैंने यहां से एक क्वेश्चन बनाया है। तो अब आप लोग बताइए, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ट्रांसपिरेशन करना एक कंप्रोमाइज है, और कौन ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहा है? C4 प्लांट कंप्रोमाइज मोर, और C3 प्लांट सो मोर कंप्रोमाइज देन C4 प्लांट, फॉर बोथ C3 एंड C4 प्लांट कंप्रोमाइज इज सेम, नन। यस, शालिनी सिंह सेकेंड, अमन जयसवाल सेकेंड, आफरीन सेकेंड, ओके, अविनाश फर्स्ट, ओके, अनुराग पाठक सेकेंड, अविनाश से फर्स्ट, निवेदिता सेकेंड, वैशाली अवस्थी सेकेंड। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब जरा समझिएगा व्हाट इट इज मीन। देखो भाई, हमारे पास जो पानी ऊपर चढ़ के बाहर निकल रहा, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो ट्रांसपिरेशन के दौरान 98 से 99% वाटर लॉस हो रहा है। यानी जो तुमने पानी एब्जॉर्ब किया उसका 90 से 98 से 99% वाटर, 98% वाटर आपका लॉस हो जा रहा है। तो ये लॉस क्यों कर रहा है पौधा, क्यों कर रहा है? क्योंकि पत्तियों में एक प्रोसेस चल रहा, पत्तियों में एक प्रोसेस चल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ करके बना रहे हैं C6H12O6, साथ में निकल रही ऑक्सीजन, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियां ट्रांसपिरेशन करके पानी को बुला रही हैं ताकि पानी पत्तियों तक पहुंच जाए, और ताकि क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस। तो अगर ट्रांसपिरेशन ना होता, तो ट्रांसपिरेशन पुल ना होता, और पानी पत्तियों तक ना पहुंचता, और पानी पत्तियों तक ना पहुंचता तो फोटोसिंथेसिस ना होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी की बड़ी जरूरत है। तो अब 2% ही सही वो पानी हमारा यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, भले ही इतना लॉस हो रहा। तो इतना लॉस करना इज अ कंप्रोमाइज, आप पानी को बहुत लॉस कर रहे हैं। तो बोल रहे कौन ज्यादा पानी लॉस करता है, तो उस पैराग्राफ है, बोलते हैं C3 प्लांट में पानी का लॉस डबल होता है C4 प्लांट से। अब ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। C3 यानी C4 प्लांट में हाफ लॉस ऑफ वाटर देन C3 प्लांट के में जितना होता है उससे आधा वाटर लॉस होता है C4 प्लांट में, और इसीलिए C4 प्लांट इज बेटर फोटोसिंथेटिक प्लांट। इसका मतलब ज्यादा कंप्रोमाइज कौन कर रहा है? ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं C3 प्लांट, यानी ज्यादा लॉस ऑफ वाटर कौन कर रहा है? C3 प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा सर? सेकेंड आंसर होगा C3 प्लांट सो मोर कंप्रोमाइज देन
C4 प्लांट। बधाई हो जिन जिन लोगों का ये क्वेश्चन सही था। आप लोग बाद में जरूर बताइएगा कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था और कितना गड़बड़ है। आदित्य का बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है। बाकी क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा। और ये आपका होमवर्क है कि सर ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। आप वो एनसीईआरटी में जहाँ लिखा होगा उसकी पिक खींचेंगे और आप मुझे सेंड करेंगे, जहाँ पर लिखा होगा कि C4 प्लांट हाफ वाटर लॉस करते हैं जितना कि C4 उसका हाफ करते हैं जितना C3 करते हैं। वेरी गुड। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन सही हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके लिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आफ्टर गर्डलिंग टू अ फ्लोएम a tree may survive for some time but it will eventually die because अंत में बेटा प्लांट मरी जाता है गर्डलिंग के बाद। व्हाट इज गर्डलिंग? आपने स्टेम काट दिया। स्टेम कहां तक काट दिया? जहां तक बेटा फ्लोएम था, यानी फ्लोएम तक काट दिया। अब क्या क्या काटा है सुनो। आपने एपिडर्मिस काट दी, कॉर्टेक्स काट दिया, एंडोडर्मिस काट दी, इसके बाद फ्लोएम काट दिया। केवल क्या बचा हुआ है? जाइलम। तो बताते हैं अंततः पौधा मर जाता है। क्यों मरता है? वाटर विल नॉट मूव अपवर्ड, क्योंकि पानी ऊपर अपवर्ड नहीं मूव करता। वाटर विल नॉट मूव डाउनवर्ड, क्योंकि पानी डाउनवर्ड मूव नहीं करता। शुगर एंड अदर फूड विल नॉट मूव डाउनवर्ड, शुगर और अदर फूड नीचे नहीं आते, या शुगर एंड अदर फूड अपवर्ड नहीं जाते। आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए आप लोग। यस यस, मोहम्मद नदीम थर्ड, अनुराग पाठक थर्ड, अविनाश का थर्ड, सूरज का साउदर्न थर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चूंकि बेटा मैंने इस क्वेश्चन का डायग्राम आपको समझाया इसलिए आपको शायद आसान हो गया। बताओ क्या बचा हुआ है? जाइलम। और अगर जाइलम बचा हुआ है तो जाइलम पानी को कहाँ भेजेगा? ऊपर। इसका मतलब पानी तो ऊपर जाता है। वाटर विल नॉट मूव अपवर्ड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी मूव करेगा अपवर्ड। वाटर विल नॉट मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड भी मूव करेगा, क्योंकि जाइलम पानी को ले जाते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और जाइलम प्रेजेंट है। तो ये तो बात नहीं है। अब हमने हटा दिया है फ्लोएम, और फ्लोएम हटा देने की वजह से जो फूड आ रहा होगा पत्तियों से वो नीचे नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होने लगेगा तो जड़ों को फूड नहीं मिलेगा, जड़ें स्टार्व कर जाएंगी, और जब जड़ें मर जाएंगी तो पौधा मर जाएगा। इसका मतलब है शुगर एंड अदर फूड विल नॉट मूव डाउनवर्ड। थर्ड ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। तो जिन लोगों का थर्ड ऑप्शन सही है, जिन लोगों का भी बेटा थर्ड ऑप्शन है, वो लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, 8वां। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इन विच डायरेक्शन वाटर विल मूव इन द फॉलोइंग सेल? इन सेल में वाटर कहाँ मूव करेगा? C to B to A, C to A to B, A to B to C, B to A to C, कि इन कोशिकाओं में पानी कहाँ मूव करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। आप लोग सब लोग सही बताएं क्या जवाब होगा। चलिए जवाब दीजिए। यस, किसी का जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, हमें लग रहा किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। इसका मतलब है किसी ने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की। चलो, एक हरीश चंद्र सिंह ने इस क्वेश्चन का जवाब थर्ड दिया है। ओहो, बाप रे। अच्छा, अनुराग पाठक ने इसका आंसर जवाब दिया है फर्स्ट। रक्षराम गुप्ता ने इसका आंसर दिया फर्स्ट। अविनाश ने दिया है फोर्थ। विशाल ने दिया है 2। प्रिंस पवन ने दिया है ए। बहुत देर बाद प्रिंस पवन का वापस आया। प्रिंस पवन शायद अब पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। अमिताभ राव का आंसर है फर्स्ट। अलका सिंह, समझ नहीं आ रहा है सर, अलका सिंह ने बोला है। ओके, मैं बताता हूँ। ये बेटा डीपीडी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। व्हाट इज डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है वो वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से होता है, जो मैंने पढ़ाया था। नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियो देख लीजिएगा, वहां से पता चलेगा। बस इतना याद रखना, वाटर विल मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। पानी हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है। और डीपीडी निकालने का फार्मूला क्या है? डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। वहां पर ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और टीपी क्या है? टर्गर प्रेशर। आइए सबके डीपीडी निकालते हैं। ओपी माइनस टीपी, 5 माइनस 3, यहां पर आया 2।
यहां पर डीपीडी ही दिया गया है 1, यहां ओपी 3, टीपी 3, तो 3 माइनस 3 इज 0। तो बताइए सबसे कम वाटर पोटेंशियल कहां है, सॉरी डीपीडी कहां है, सी पर। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, सी टू बी और बी टू ए। तो यानी लो डीपीडी टू ए, बेटा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करता है। तो सी टू बी, बी टू ए, आंसर होगा सी टू बी, बी टू ए। इट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया बहुत बहुत बधाई। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 8वें क्वेश्चन के बाद है 9वां क्वेश्चन, फिनोमिना नॉट एसोसिएटेड विद, ओके, नॉट एसोसिएटेड विद द गट, आई एम सॉरी, इसे आप चेंज करिए, फिनोमिना नॉट एसोसिएटेड विद रूट प्रेशर। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो रूट प्रेशर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सैप एक्सुडेशन, ब्लीडिंग, गटेशन, ट्रांसपायरेशन। जवाब दीजिए इनमें से कौन सही है, फिनोमिना दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से कौन सा फिनोमिना एसोसिएटेड नहीं है, सैप एक्सुडेशन, ब्लीडिंग, गटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। कौन सा फिनोमिना है जो बेटा रूट प्रेशर से एसोसिएटेड नहीं है। ओके, आफरीन का दूसरा आंसर आया, सेकंड है। नीट फाइटर ने सेकंड दिया, मोहम्मद नदीम ने सेकंड किया, राजमनी राणा ने सेकंड, अभिषेक यादव ने फोर्थ आंसर दिया इसका, और प्रभात कुमार रंजन कर रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए, नूरे सदफ सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं, विवेक कौर 4 बोल रहे हैं, मोहित कुमार इसे 4 बोल रहे हैं, अंशु पाठक सेकंड, और प्रिंस पवन जी का मैं वेट कर रहा हूँ, उनका भी आंसर नहीं आया। वेरी गुड। ओके, प्रिंस पवन जी का आंसर आया बी। मैं प्रिंस पवन की तरफ क्यों देख रहा हूँ, ये रोने लगे थे अभी कि सर 4 क्वेश्चन में चारों गलत थे इनके। सो अब हाई रहिए और अच्छा करिए। सुनो, व्हाट इज रूट प्रेशर। होता क्या है कि जब पानी जड़ों में एब्जॉर्ब होता है, तो जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता जाता है उतना ज़्यादा वेसल्स भरती जाती हैं, और जितना ज़्यादा वेसल्स भरती रहती हैं एचरोजी उतना पैदा होता है। व्हाट इज एचरोजी, इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता जाता है उतना पानी ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, पुल की पुश, और पुश करने की वजह से पानी पत्तियों तक पहुंच करके छलक जाता है। पानी का छलकना इट इज नोन एज गटेशन। तो कोई पूछे गटेशन किस प्रेशर की वजह से, तो आप बताइए रूट प्रेशर। फिर बोलते हैं मान लीजिए किसी प्लांट को आप स्टेम के पास से कट कर दें, तो क्या जड़ें पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगी, नहीं, वो तो करती रहेंगी, और पानी एब्जॉर्ब करती रहेंगी तो पुश लगता रहेगा, करता रहेगा, तो कटे हुए पार्ट से पानी की बूंदें छलक जाएंगी, इट इज नोन एज ब्लीडिंग। ओके, और ब्लीडिंग की तरह ही होता है एक्सुडेशन। तो एक्सुडेशन, ब्लीडिंग और गटेशन ये तीनों डिपेंड करते हैं किस पे, रूट प्रेशर पे। तो कौन सी चीज है जो नहीं डिपेंड करती रूट प्रेशर पे, इट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। क्योंकि ट्रांसपायरेशन तो बेटा डिपेंड करता है मॉइस्चर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर कम है तो ट्रांसपिरेशन बड़ी तेजी से होगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। विंड वेलोसिटी ज्यादा है तब भी बेटा यहाँ पर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर पे कौन कौन डिपेंड करेगा, सैप एक्सुडेशन, ब्लीडिंग, गटेशन। तो अब बताइए कितने लोगों का क्वेश्चन ये गलत था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत था। अब प्रभात कुमार रंजन आप बताएं आपको क्वेश्चन अब समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, तो आफरी कह रही सर गलत हो गया, प्रिंस पवन हाँ सर सॉरी गलत हो गया, ओके, निवेदिता यस सर, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। और इस तरीके से आपने देखा सैप एक्सुडेशन, ब्लीडिंग एंड गटेशन ये तीनों रूट प्रेशर से बेटा लगी हुई हैं, और इनमें से ट्रांसपायरेशन जो है वो रूट प्रेशर के से एसोसिएटेड नहीं। ओके, नाउ 9वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। आइए इस 10वें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव साई पी एज डिटर्मिनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। इन्होंने एक फार्मूला दिया है और फार्मूला लिखा हुआ साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इनमें से वो पूछ रहे किस वाली सेल में साई पी एक्चुअली प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोलाइज सेल में, फ्लैसिड सेल में, टर्जिड सेल में, या फिर ऑल में। क्या ये फार्मूला सब जगह पर लागू होगा, या फिर केवल प्लाज्मोलाइज सेल पे लागू होगा, या फ्लैसिड सेल पे लागू होगा, या टर्जिड सेल पे लागू है, बताइए। अब बताइए
कौन सा इसका जवाब होगा? आखिरी क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, और देखेंगे कितने सारे लोगों का ये क्वेश्चन सही है। ओहो, आदित्य साक्या 4, अभिषेक यादव 3, रक्षराम गुप्ता 4, अनुराग 4th, ओके, हरीश चंद्र 4, अम्बरीश 3rd, राजमणि राणा 4, विधि सरोज 4। माय गुडनेस, गलतियां कितनी ज्यादा हो सकती हैं देखने वाली बात है। अरे बेवकूफ़ों, ध्यान से सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था जब किसी कोशिका में सॉल्यूट डालते हो, यानी कोशिका के अंदर सॉल्यूट है, तो वहां पर एक साई एस पैदा होता है, और ये साई एस हमेशा निगेटिव होता है। वेरी गुड। फिर मैंने बोला था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हर जगह पर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाइड फॉर एवरी सेल, हर सेल के लिए लगता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा भी अगर कोई प्रेशर लगने लगे तो साई पी पैदा होता है। अब वो अलावा प्रेशर कैसे पैदा होता है, सुनो। जब पानी ज्यादा अंदर जाने लगेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलने लगती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलते फूलते सेल वॉल को धक्का मारती है। जब सेल वॉल को धक्का मारती है तो एक प्रेशर पैदा होता है, नाम है टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर के इक्वल एंड अपोजिट एक प्रेशर पैदा होता है जिसका नाम है वॉल प्रेशर। तो ये वो वॉल प्रेशर है जो बेटा आपके साइटोप्लाज्म में लगने लगता है, और ये वॉल प्रेशर जब लगेगा जब टर्गर प्रेशर होगा। टर्गर प्रेशर कब होगा? जब सेल में टर्जिडिटी आएगी, टर्जिड होगी सेल। तो वॉल प्रेशर ही एक्चुअली साई पी पैदा करता है। अब अगर कोई प्लाज्मोलाइज सेल है, प्लाज्मोलाइज सेल है, इसका मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ी हुई पड़ी हुई है। अगर सिकुड़ी हुई पड़ी हुई है, इसका मतलब एक्सऑस्मोसिस हो चुकी है, पानी बाहर निकल चुका है। अब बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल पर धक्का मार रही है? नहीं। तो बताइए, ना तो टर्गर प्रेशर है ना तो वॉल प्रेशर है, तो साई पी कितना होगा? 0, रदर निगेटिव होगा, साई पी होगा ही नहीं, यानी कि प्लाज्मोलाइज सेल में साई पी नहीं होगा। इसके अलावा एक सेल आइसोटोनिक कंडीशन में पड़ी है। आइसोटोनिक कंडीशन का मतलब जितना पानी अंदर जा रहा उतना बाहर जा रहा। इसका मतलब पानी अंदर जाने की क्षमता नहीं है, और अगर अंदर पानी जाने की क्षमता नहीं तो सेल वॉल धक्का नहीं मारेगी वॉल को, और वॉल को सॉरी मेम्ब्रेन धक्का नहीं मारेगी वॉल को, और अपोजिट धक्का भी नहीं लगेगा, यानी वॉल प्रेशर यहां पर भी पैदा नहीं होगा। ऐसी सेल है फ्लैसिड सेल, जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखी जाती है सेल, वो फ्लैसिड सेल होती है। तो ना तो फ्लैसिड सेल में साई पी होगा, ना तो प्लाज्मोलाइज सेल में साई पी होगा। साई पी केवल टर्जिड सेल में होगा, वो सेल जिनमें पानी जाने की टेंडेंसी अंदर बनी हुई है, और पानी जाने की टेंडेंसी अंदर बनी होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलने की टेंडेंसी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलने की टेंडेंसी है तो बेटा एक टर्गर प्रेशर पैदा होगा, इक्वल एंड अपोजिट वॉल प्रेशर पैदा होगा, और इसकी वजह से साई पी पैदा होगा। इसका मतलब साई पी किन सेल में प्रेजेंट है? टर्जिड सेल में साई पी प्रेजेंट है, प्लाज्मोलाइज में नहीं है, फ्लैसिड में नहीं है। आंसर है 3rd। तो जितने लोगों ने 4th ऑप्शन लगाया है बेटा, उन सारे लोगों का एक क्वेश्चन गड़बड़ है। दीपक बोल रहे हैं कि सर मेरे ओमेगा टेस्ट में मार्क 450 से 500 के बीच आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा, प्लीज़ बताइए कैसे इम्प्रूव करूँगा, प्लीज़ गाइड। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके क्लियर होंगे बातें। यस, निवेदिता पूछ रहे हैं टारगेट सेल में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, दैट प्रेशर इज नोन एज वॉल प्रेशर। यही वो वॉल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा वॉल प्रेशर भी तो एग्जिस्ट हो रहा है, एंड दैट वॉल प्रेशर पुश द साइटोप्लाज्म, और इस तरीके से साई पी पैदा होगा। तो साई पी हमेशा केवल टर्जिड सेल में पैदा होगा। तो अब बताइए ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मैं देख रहा हूँ ये केवल अभी गए हैं, ये 10 क्वेश्चन केवल मैंने अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लिए। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के आ रहे हैं ठीक इसके बाद। आप बताइए आपको कैसा लगा? सो नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, और उसके लिए तैयार रहिए। आप बताएं कैसे लग रहे हैं, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं ये 10 कदम कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपका मनोबल गिरता है तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं जो कि रोज़मर्रा में तुम्हें बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जैसा बताएं मैं वैसा करूं। बताइए आप लोग। बहुत अच्छे हैं, अच्छा। अमिताभ राव कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा है, वेरी गुड। मुझे भी यही लग रहा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने बैठ करके लिखे हैं, और ये कहीं से भी चुराए नहीं गए, ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और इस तरीके से आपके लिए किए गए। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए आप लोग, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा है, थैंक यू। पर हाँ,
डिप्रेस मत होना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाए ही ऐसे गए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करें। अच्छा, गलतियां क्यों कराना चाह रहा हूं मैं? जब आप गलतियां करेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, यार ये चीज़ गलत की थी, अब ये गलत नहीं होनी चाहिए, और आपको वो 10 क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो मैं गलतियां करा के वो 10 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और अलका सिंह कह रहे हैं नो सर, एग्जाम में जैसा पूछा जाता है उस तरह पूछिए। उस तरह हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है और उस तरीके के ही क्वेश्चन है जिस तरीके के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस कॉन्सेप्चुअल हैं जो आपको हेल्प करेंगे एनसीईआरटी को और अच्छा समझने के लिए। ओके, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का आया। अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल genetically modified organism, maintenance of sterile contaminant free ambience, technique to alter chemistry of genetic material DNA और RNA और the two of the above। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी डील विद। अच्छा, आप बोलोगे ये एनसीईआरटी में कहां दिया है? नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी आप लोग देखिएगा, जो एकदम नई एनसीईआरटी है, उस नई एनसीईआरटी में पहले या दूसरे पेज में ही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नाम का एक टॉपिक है। उस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से ही ये क्वेश्चन आया है। सो बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए और द टू ऑफ द अबव। तो चीटिंग मत करिएगा, अभी इन क्वेश्चंस को करिए, फिर घर में जाकर के उसे पढ़िएगा बुक को। तो कुछ लोगों ने बोला टू ऑफ द अबव, यस। अविनाश का 4th ऑप्शन है, प्रिंस पवन का भी 4th ऑप्शन है, विशाल शर्मा का 3रा ऑप्शन है, आयुष वासने का 4th, इरफान अली का 4th ऑप्शन है, रवि कुमार 4, प्रभात कुमार रंजन 4, ओके, आयुष वासने 4। अच्छा, आफरी ने कहा है कि सर 3rd है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो कुछ लोगों ने भैया 3rd बोला, ज़्यादातर लोग 4th बोल रहे हैं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 4th ऑप्शन गलत है, आप समझने की कोशिश करिए। आपने टू ऑफ द अबव कहा, टू ऑफ द अबव नहीं है। व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? सुनिए, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग है जिसमें हम डीएनए की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें जीएमओ पैदा करते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। और दूसरा है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग आजकल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बेटा वो तरीका है कि हम लोग जहां पर जिस मीडियम में भी इस जीएमओ को रखना चाह रहे हैं, जीएमओ को जिस मीडियम में रखना चाह रहे हैं, उस मीडियम में देयर शुड बी नो कंटामिनेशन, यानी उस मीडियम में कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, केवल कौन ग्रो करना चाहिए? जीएमओ। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग है जिसमें हम माहौल सुधारते हैं, एम्बियंस सुधारते हैं, और एम्बियंस सुधारने का तरीका केवल 2nd ऑप्शन में दिया है, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस दैट इज कंटामिनेशन फ्री। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नो, जीएमओ बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और डीएनए को भी बदलने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी ये दोनों जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए थे। हमें चाहिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मैं माहौल या मीडियम अच्छा करता हूं ताकि बेटा जो जीएमओ बने हैं वही सर्वाइव करें। और इस तरीके से आपका आंसर होगा 2nd। तो जिन लोगों ने बेटा इसका आंसर 2nd दिया था वही लोग का आंसर सही है, बाकी लोगों का आंसर गलत है। तो जिन लोगों ने 4th किया था वो आंसर गलत है, 3rd किया था गलत है, तो 2nd ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपका होमवर्क है, आप एनसीईआरटी से इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिएगा जब मैं 10 कदम खत्म करूं, तो एनसीईआरटी से ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इरफान अली कह रहे फोटोसिंथेसिस करा दो प्लीज सर। यार फोटोसिंथेसिस का भी टाइम आएगा, एक एक करके चैप्टर आ रहे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बाद कल आएगा मिनरल न्यूट्रिशन, परसों आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, सब आएंगे एक एक करके सब पढ़ाएंगे। ओके, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इस तरीके से हुआ। अगला क्वेश्चन, चलिए, टर्म रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड फॉर। रेस्ट्रिक्शन नाम का जो शब्द है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो रेस्ट्रिक्शन शब्द है ये किस लिए यूज होता है?
कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट, पहला। हैविंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर डीएनए कटिंग, दूसरा। रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एंड बैक्टीरिया, तीसरा। और ऑल, चारों। यस, सारे लोग जवाब दें। यस, आने चालू हुए। रोजलिन साहू का आंसर आया फर्स्ट, पवन कुमार बिंद का आया थर्ड, ओके, एमएस का आया फर्स्ट, इरफान अली का आया फर्स्ट, सूरज कसौदन का थर्ड, ओह निखिल शुक्ला का सेकंड, अविनाश A to Z का फोर्थ, अंशु पाठक का फर्स्ट, मोहम्मद नदीम का फर्स्ट। ओके, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन का जवाब मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। तो बेवकूफ़ों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो रेस्ट्रिक्शन शब्द है ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया है, नॉट फॉर दिस। ये काम तो उनका एंडोन्यूक्लियस शब्द करता है। एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को अंदर से काटना और स्पेसिफिक साइट से काटना, दिस इज द फीचर ऑफ एंडोन्यूक्लियस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक साइट से काटने की वजह से उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जब कभी किसी बैक्टीरिया के अंदर, ये रहा बैक्टीरिया, कोई वायरस अपना डीएनए भेजता है, तो मान लीजिए वायरस का डीएनए अंदर आया, तो इस वायरस के डीएनए को एंजाइम काट देता है और वायरस की ग्रोथ को रोक देता है। वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने वाले एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन शब्द इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देता है। सो थर्ड ऑप्शन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हम लोग के समय का क्वेश्चन पुराना है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब होगा थर्ड, कि इट रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन के बाद आया थर्ड क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी इसेंशियल पार्ट इन कोडिंग एंड नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम देने, नामकरण में, नॉमेनक्लेचर में, इनमें से कौन सा पार्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट हो? जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, स्ट्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें, कौन सा ऐसी चीज है जो हमेशा प्रेजेंट हो? ये जरूरी नहीं है। ओके, जवाब आना चालू। नीट फाइटर सेकंड, ओके, रोहित वर्मा डी, ओके, फोर्थ यानी रक्षराम गुप्ता 3, अमिताभ राव 3, अंशु पाठक 3, नीट फाइटर 3, साक्या सिस्टर 3, नीट फाइटर थर्ड। ओके, तो ज्यादातर लोग इसका जवाब थर्ड दे रहे हैं, कुछ लोग, निवेदिता शर्मा ने इसका जवाब दिया 1। वाह मेरे बच्चे। अब जरा इस क्वेश्चन के जवाब को के लिए मैं 2 एग्जांपल देता हूं। देखिए, हमारे सामने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है इको आर फर्स्ट। आइए इस इको आर फर्स्ट में देखते हैं क्या चीज है। इको आर फर्स्ट में ई है जीनस, सीओ है स्पीसीज, आर है स्ट्रेन, और आई है, आई नहीं है, फर्स्ट है, इट इज ऑर्डर। अगर मैं अभी इस नाम को बदल दूं और बोलूं इको आर सेकंड, बताइए ये क्या होगा? जीनस। ओके, अगेन ये जीनस ही होगा। अच्छा, सीओ क्या होगा? स्पीसीज, आर क्या होगा? स्ट्रेन, और ये सेकंड क्या होगा? ऑर्डर। यानी इस नाम में चारों चीजें हैं, जीनस भी है, स्पीसीज भी है, स्ट्रेन भी है, ऑर्डर भी है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, PVU फर्स्ट, जरा बताइए PVU फर्स्ट, क्या ये एंडोन्यूक्लियस का नाम है? यस। अब बताइए P क्या है? जो पहला अल्फाबेट है ये है जीनस, सर ये जीनस है। VU क्या है? सर ये है स्पीसीज। ओके, और ये क्या है? सर ये है ऑर्डर। बताइए इसमें क्या नहीं है? सर स्ट्रेन नहीं है। इसका मतलब कुछ नाम में स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, कुछ नामों में स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी इसेंशियल पार्ट इन द कोडिंग एंड नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? जीनस हर में होगा, स्पीसीज हर जगह होगा, ऑर्डर हर जगह होगा। वेरी गुड। क्या हर जगह नहीं होगा? स्ट्रेन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, हर बार स्ट्रेन हो ये जरूरी नहीं है। तो वेरी गुड, जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन दिया उनका जवाब एकदम सही है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आफरीन कह रही हैं कि मेरा जवाब सही है, मोहम्मद नदीम भी कह रहे हैं सही है। अच्छा, रक्षराम गुप्ता कहते हैं सर गलत हो गया मेरा।
ठीक है, गलती करने से डरो मत। ये 10 क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ देंगे। मैं इन 10 क्वेश्चन से मत डरो, इन क्वेश्चन से मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। और इस तरीके से नेमिंग आपको पता चल गई कि किसी भी एंडोन्यूक्लियस में पहला अल्फ़ाबेट जीनस से होता है, 2 अल्फ़ाबेट स्पीसीज से होते हैं, तीसरा अल्फ़ाबेट जो होता है वो स्ट्रेन होता है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन नंबर है ये हमेशा ऑर्डर है, किस ऑर्डर में निकाला गया। चलो तीसरे क्वेश्चन के बाद आया चौथा क्वेश्चन। अब देखें इस क्वेश्चन को कौन लोग सही करते हैं। वन ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट इन सर्च ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज परफॉर्म इन ईयर 1963। 1963 में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से 1963 का एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट्स में 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए थे एस्चेरिचिया कोलाई से, और एस्चेरिचिया कोलाई से जो निकाले गए थे उनमें से एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक था मेथाइलेटिंग। उनमें से बोल रहे वन ऑफ देम वाज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच वाज नेम्ड एज, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या था, हिंड 1, हिंड 2, मेथाइलेटिंग एंजाइम और इको आर फर्स्ट। उसका नाम क्या रहा होगा, इको बताइए। चलिए वेरी गुड बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। एमएस सेकंड, रवि कुमार सेकंड, आफरीन सेकंड, रोहित वर्मा सेकंड, विकास मौर्य सेकंड, वेरी गुड। और नदीम से सेकंड सही है सर, हिंद सेकंड, लक्ष्मण कुमार कुशवाहा सेकंड, विजय प्रकाश वर्मा सेकंड, लक्ष्मण कुशवाहा सेकंड अगेन, इरफान अली सेकंड, बहुत सही। तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, क्योंकि हर आदमी को लग रहा है इसका जवाब यही होगा। अच्छा बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बोलते हैं नॉमेनक्लेचर करते वक्त ध्यान समझिएगा, जिस भी बैक्टीरिया से निकाले गए हैं वो एंजाइम, जिस बैक्टीरिया से वो एंजाइम निकाले गए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस बैक्टीरिया का पहले जीनस लिखते हैं, ओके, उसके बाद स्पीसीज लिखते हैं, अभी नेमिंग दिखाई थी मैंने, अभी दिखाई थी, स्पीसीज लिखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेन लिखते हैं, ओके, और उसके बाद ऑर्डर लिखते हैं। यस और नो, पक्का। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि 1963 में ये एंजाइम हमने एस्चेरिचिया कोलाई से निकाले थे, एस्चेरिचिया कोलाई से। अब एस्चेरिचिया कोलाई का जीनस क्या है, ई, स्पीसीज क्या है, सीओ, और स्ट्रेन कोई ना कोई रहा ही होगा जैसा कि हम जानते हैं यार। और पहली बार जब एंजाइम निकाला गया होगा तो क्या होगा, इको आर फर्स्ट। अब आप कैसे क्वेश्चन फंसे, मैंने आपको पहली लाइन में कंफ्यूज किया कि इन द सर्च ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आपको लगा सर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सर्च में 1963 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट एस्चेरिचिया कोलाई पे किया गया। तो एस्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया एंजाइम हिंड सेकंड कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो आप बताओ सर हिंड सेकंड किससे निकाला गया, मैं बताता हूं। ये निकाला गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी ये बैक्टीरिया का नाम था। अब इससे कैसे नाम रखा गया, यस, एच फॉर हीमोफिलस, आईएन फॉर स्पीसीज, और आरडी से लिया गया डी, हिंड। और पहली बार जब निकाला गया तो नामकरण नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा निकाल करके इसका नामकरण दिया गया। तो हिंड सेकंड इज द फर्स्ट एंजाइम, यानी जब पहली बार निकाला जाता तो फर्स्ट बोला जाता और दूसरी बार निकाला जाता तो सेकंड बोला जाता। तो बेवकूफ़ों, आप लोग कितने तरीके से, अब आप लोगों ने कहा कि सर प्रिंस अम्बरीश मेरा भी यही था पहले, बट मेजॉरिटी देखकर मैंने अपना आंसर बदल दिया। अरे बेवकूफ़ों, सब के सब बेवकूफ़ बन गए। नॉमेनक्लेचर हमेशा उस ऑर्गेनिज्म की बेसिस पर होता है, उसके जीनस का पहला अक्षर, स्पीसीज का दूसरा अक्षर। इस हिसाब से इसका इस क्वेश्चन का जवाब होगा इको आर फर्स्ट। तो कुछ लोग हताश होकर के, घबरा करके ये सेशन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सेशन छोड़ रहे हो तो मेरा इस सेशन कराने का कोई मतलब नहीं। आप इन क्वेश्चन के साथ बने रहिए, गलतियां हो रही करते रहिए, ताकि आप अगली बार वो गलती ना करें बच्चे मेरे। अगर आप वो गलतियां करते रहेंगे तो आप खुद गलत होते जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन बनाए ही ऐसे हैं कि आप फंस जाएं। कई बार लोगों को लगा कि ये क्वेश्चन हिंड सेकंड के बारे में नहीं, मैंने पूछा एस्चेरिचिया कोलाई से निकाले गए हैं, और एस्चेरिचिया कोलाई से निकाले गए हैं तो उसी के हिसाब से नाम होगा इको आर फर्स्ट। ओके, चलिए भाई, इस तरीके से। हाँ, आज बोल रहे हैं कि स्पार्क की क्लास नहीं होगी क्या? यस, आज स्पार्क की क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि आज बेटा कुछ टेक्निकल मिस्टेक है और मुझे
यहाँ पर ऑफलाइन में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी पुलिस वगैरह आने के, इसलिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरा आज के दिन मुझे कुछ काम भी है, इसलिए स्पार की क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो कल सेम टाइम 5:30 पर होगी। वेरी गुड, आगे बढ़ जाइए। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा। अब इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी आप गड़बड़ करेंगे। मिनिमम सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोज जेल टू विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए फ्रेगमेंट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, इंटरमीडिएट लेंथ डीएनए फ्रेगमेंट, ऑल। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, स्मॉलेस्ट minimum sieving effect provided by the agarose gel to which of the following DNA fragment? gel electrophoresis, smallest, largest, intermediate, all। कुछ लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या पूछना चाह रहे। खैर, कुछ लोगों ने आंसर दिया 1, जैसे विकास मौर्य 1, रक्षराम गुप्ता 2, आफरीन 1, मोहम्मद ओके, रामेन 2, रवि कुमार 1, पवन कुमार बिंद 1, आदित्य साक्या 1, राहुल निशंत 2, इरफान अली 3, आदित्य साक्या, अरे इरफान अली तो और भी खतरनाक है, इंटरमीडिएट लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट। अच्छा, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? आप एक प्लेट लेते हैं, ये रही वो प्लेट, ओके, और इस प्लेट में आप इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड, इधर भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक। एक तरफ आप लगाते हैं कैथोड और एक तरफ लगाते हैं एनोड। चलिए, ओके, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड। मान लीजिए ये रहा निगेटिव साइड और ये रही पॉजिटिव साइड, ओके। अब आप इस तरफ जिधर निगेटिव साइड है उधर डीएनए के टुकड़े छोड़ते हैं। डीएनए के टुकड़े भी निगेटिव हैं और इलेक्ट्रोड भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा, और इसलिए टुकड़े भागने लगेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो चूंकि बेटा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है या फोर्स लग रहा है, इसलिए सारे टुकड़े भागकर एक दिन यहां पहुंच जाएंगे, तय। अगर किसी को कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाते रहो तो वो बेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ये तो तय है। तो अगर हम लोग केवल इलेक्ट्रोड लगा दें, फिर ध्यान से सुनो, केवल इलेक्ट्रोड लगाएं निगेटिव और पॉजिटिव, तो सारे टुकड़े यहां से उठ के यहां पहुंच जाएंगे, कोई टुकड़ा अलग अलग नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन टुकड़ों को रोकते हैं। इन टुकड़ों को रोक भी रहे, फोर्स भी लगा रहे और रोक भी रहे। रोकने के लिए हम लोग यहां पर एक एगरोज जेल की पट्टी लगा देते हैं। किसकी बेटा? एगरोज जेल की पट्टी लगा देते हैं। तो ये रही वो एगरोज जेल की पट्टी। अब यहां पर हम एगरोज जेल की पट्टी लगा देते हैं। अब इस एगरोज जेल से अंदर से डीएनए के टुकड़े गुजरते हैं। अब एगरोज जेल जो होता है वो सीविंग पैदा करता है। सीविंग मतलब रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो जिसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा वो कैथोड की तरफ रह जाएगा, मतलब यहीं रह जाएगा, और जिसको सीविंग कम मिलेगा वो दूर होकर के इधर पहुंच जाएगा। तो बताइए कौन टुकड़े हैं जो सबसे दूर पहुंचते हैं? स्मॉलेस्ट। जितना स्मॉलेस्ट टुकड़ा होगा वो उतना दूर पहुंचेगा, और जितना स्मॉलेस्ट टुकड़ा होगा उतना दूर पहुंचेगा, तो उसमें सीविंग उतनी कम होगी। क्योंकि अगर सीविंग ज्यादा होती, रोक लिया जाता, तो टुकड़े यहीं रह जाते। तो लार्जेस्ट टुकड़ों पर सीविंग मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट टुकड़ों पर सीविंग मिनिमम। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। पांचवा क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब फर्स्ट हो गया। ठीक है, बाकी इस 10 के दम में आप लोग आपस में बात करें, ये कोई दिक्कत गलत बात है, बात मत करिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 5वें के बाद आया छठा। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। विच साइट इन PBR 322 कैन नॉट एक्ट एज अ क्लोनिंग साइट फॉर फॉरेन जीन? फॉरेन जीन को हम किस साइट पर नहीं लगा सकते? EcoR फर्स्ट साइट, PVU फर्स्ट साइट, BAM-H1 साइट, PVU सेकंड साइट। किस जगह पर, किस साइट पर हम लोग अपने फॉरेन जीन को नहीं लगा सकते? जल्दी बताइए। यस, जवाब आने चालू हुए। विवेक कुमार सेकंड, विवेक कुमार ने कहा सेकंड, जुनूनियत है कोई जिन्होंने बोला कि फोर्थ, पवन कुमार बिंद फोर्थ, रोहित वर्मा ने कहा सेकंड, अविनाश A to Z ने कहा फर्स्ट, रामेंद्र ने कहा 4, प्रीति मौर्य ने कहा 4, अच्छा पवन कुमार बिंद ने कहा 4, और बाकी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा।
तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि PBR 322 का स्ट्रक्चर आपको याद ही नहीं है। आइए PBR 322 देखते हैं। PBR 322 में एक साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एक साइड है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइड, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइड। ओके, एम्पिसिलिन वाली साइट पर आपके दो रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट की। ओके, टेट्रासाइक्लिन साइट पर आपके पास दो हैं, एक है BAM-H1 और एक है SAL1। ओके, इसके अलावा तीन और साइट हैं, अननोन साइट है। इनमें कौन सी जीन है पता नहीं। एक है EcoR फर्स्ट, एक है बेटा CLA फर्स्ट, और है शायद एक और है, आप लोग देख लीजिएगा, CLA फर्स्ट, EcoR फर्स्ट, या फिर हिंड थर्ड होगी, आई डोंट नो। ओके, इसके अलावा इसमें एक और साइट है जिसका नाम है ORI, ये नेचुरल साइट है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है। और एक साइट है ROP, इसको बोलते हैं PVU सेकेंड। ओके, तो व्हाट इज ROP? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये वो जगह है जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक वैसे जैसे ORI DNA रेप्लिकेशन को शुरू करेगा और उस DNA रेप्लिकेशन को मदद करेगी ROP साइट। तो अगर आपने अपनी फॉरेन जीन इसी साइट पर आकर लगा दी तो ये वाली साइट काम करना बंद कर देगी, और अगर ये साइट काम करना बंद कर देगी तो बताइए रेप्लिकेशन या क्लोनिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बाकी आप किसी भी साइट पर आप अपनी फॉरेन जीन आकर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दो साइट पर आप अपनी फॉरेन जीन नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर इस साइट पर फॉरेन जीन लगा दिया तो बेटा याद रखना स्टार्ट ही नहीं होगा रेप्लिकेशन, और इस साइट पर लगा दिया तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा नहीं, स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस साइट का नाम है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी ये साइट वो है जो रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम बनाती है। तो प्लीज डोंट पुट द फॉरेन जीन इनटू PVU सेकेंड साइट। तो इसका आंसर होगा 4। आप लोग इसे सही ढंग से कर लीजिए। ओके, इस तरीके से चौथा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आया 7वां। आइए, ओके, दिखाई नहीं पड़ रहा तो अभी देखिए ऐसे। ओके, 7वां क्वेश्चन आपके सामने आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डिसआर्म पैथोजन कैन बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट होस्ट, एनिमल होस्ट, बैक्टीरियल होस्ट, टू ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा? घबराइए मत, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें से कौन सा आंसर होगा? जो जुनूनियत ने इसका आंसर दिया है सेकंड, ओके, आफरीन ने दिया सेकंड, आदित्य साक्या ने सेकंड, नूर सदफ ने फर्स्ट, रवि कुमार ने थर्ड, अविनाश A to Z ने 4, लक्ष्मण कुशवाहा ने 4, साजिद अंसारी ने सेकंड, प्रिंस पवन ने सेकंड, राहुल निषाद ने सेकंड, अफरोज अहमद ने सेकंड, रचित शर्मा ने सेकंड, ओके, निखिल शुक्ला ने चौथा आंसर दिया, राजमणि राणा ने 4 दिया, प्रभावत कुमार रंजन ने सेकंड दिया। अच्छा, अब डिसआर्म पैथोजन को तो पहले आप समझो वो क्या होते हैं। डिसआर्म पैथोजन में एक है बेटा एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंट, एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंट, ये डिसआर्म पैथोजन की तरह यूज किया जाएगा। इसके पास होता है बेटा TI प्लाज्मिड, और TI प्लाज्मिड में एक DNA होता है tDNA, और tDNA ही बेटा ट्यूमर करता है। अगर ये पार्ट काट दिया जाए तो ये ट्यूमर करने की क्षमता खो देगा, इसी को बोलते हैं डिसआर्म पैथोजन। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंट प्लांट में यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, याद रहे। इसके अलावा होते हैं रेट्रोवायरसेस, और रेट्रोवायरसेस जो होते हैं दे आर यूज्ड इन एनिमल में यूज किए जाते हैं एज अ वेक्टर। तो अगर कभी भी आपको NCERT पढ़ने को मिले तो NCERT में PBR 322 के बाद वाला पेज ओपन करिएगा और वहां लिखा होगा वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल होस्ट। तो वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल होस्ट में ये दोनों लोगों के नाम होंगे। इसका मतलब डिसआर्म पैथोजन प्लांट होस्ट के लिए भी यूज होते हैं, एनिमल होस्ट के लिए भी यूज होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के लिए और बेटा रेट्रोवायरस एनिमल के लिए। इसलिए इसका आंसर होगा 2 ऑफ द अबव। तो बहुत देर से 2 ऑफ द अबव देने के बाद आंसर नहीं आ रहा था, इस बार मैंने 2 ऑफ द अबव करके आंसर दे दिया। तो बहुत सारे लोग
इस सेशन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कई बार ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं यूजलेस है। हर एक जगह पर ये क्वेश्चन आपके लिए काम आएंगे अगर कॉन्सेप्ट सही है। आपको कम से कम इतना ही तो पता चल गया कि डिसआर्म पैथोजन का नाम क्या है और ये किस जगह पर यूज किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा 2 ऑफ द अबव, दैट इज 4th। ओके, तो 3 क्वेश्चन के लिए और मेरे साथ रहिए, फिर उसके बाद हम लोग सेशन खत्म करते हैं। फॉर द आइसोलेशन DNA from bacteria and fungi, which of the following group of enzyme may be required? Lysozyme chitinase DNase, cellulase pectinase protease, lysozyme chitinase RNase, protease RNase DNase। इनमें से कौन से एंजाइम है जो यूज किए जाएंगे हमें अगर डीएनए निकालना हो बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया से डीएनए निकालना हो, और अगर हमने डीएनए निकालना हो फंजाई से। तो फंजाई से और बैक्टीरिया से डीएनए निकालने के लिए हमें डीएनए निकालना है तो कौन सा एंजाइम ग्रुप यूज किया जाएगा? लाइसोजाइम काइटिनेज डीएनएज, सेलुलेज पेक्टिनेज प्रोटीएज, लाइसोजाइम काइटिनेज आरएनएज, प्रोटीएज आरएनएज डीएनएज। और ये भी एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन है जहां पर आइसोलेशन ऑफ डीएनए का क्वेश्चन दिया है। यस, किसी ने बोला फर्स्ट, ओके, रवि कुमार ने फर्स्ट, एकता दुबे ने दिया इसका आंसर थर्ड, ओके, गुलाब सिंह शर्मा ने दिया थर्ड, ओके। और याद रखना, डीएनए निकालने के लिए डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, डीएनए को काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, डीएनए समूचा बाहर आएगा। और डीएनएज जो होते हैं वो डीएनए को काट देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो डीएनएज वाला तो ऑप्शन ना हटा दो, तो ना फर्स्ट होगा ना तो फोर्थ होगा। अब हमें बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ना है और फंजाई की वॉल को तोड़ना है। फंजाई की वॉल बनी है काइटिन की, तो काइटिनेज, और बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। तो हमें एक चाहिए लाइसोजाइम, एक चाहिए काइटिनेज, और आरएनएज चलेगा, आरएनएज भी चलेगा। याद रखना, सेलुलेज नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लांट में चाहिए, पेक्टिनेज नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लांट में चाहिए। याद रखना, तो हमें चाहिए लाइसोजाइम, काइटिनेज एंड आरएनएज। और इस तरीके से इसका आंसर 8वें का आंसर होगा थर्ड। तो जिन लोगों ने थर्ड लगाया उन्हें बहुत बहुत मुबारक। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के लिए और मेरे साथ रुकिए और फिर बता के जरूर जाइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, जरूर बता के जाइएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंड डीएनटीपी एंड टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री, यहां पर लिखना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर? डीएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज प्लस डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एंड टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप? डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन इन ऑल। कौन से प्रोसेस के लिए? ऑल, यस या। चंद्रशेखर फर्स्ट, ओके, आदित्य साक्या 3, ओके, लक्ष्मणी मौर्य, ओके, फर्स्ट, लक्ष्मण कुशवाहा सेकेंड, ओके ओके, तो जुनूनियत थर्ड, सचिन सक्सेना थर्ड, आलोक कुमार थर्ड। वेरी गुड। अब होता क्या है पहले समझ लो। हमारे पास 2 डीएनए हैं, ये रहे 2 डीएनए। पहले इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करना है। अलग करने के लिए हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है लगभग 90 डिग्री के आसपास, एंड दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन। दोनों डीएनए के टुकड़े अलग हो गए, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन। अब जब डीनेचुरेशन हो जाए तो फिर हमें कूलिंग करनी है। कूलिंग करने के लिए दैट इज नोन एज अनीलिंग। अनीलिंग करने के लिए टेम्परेचर लगभग 54 से 60 डिग्री होता है। हम लोग प्राइमर जोड़ देते हैं, ये रहे प्राइमर, इट इज अनीलिंग। अब इन प्राइमर को लंबा करते हैं। लंबा करने के लिए इनमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके इन्हें लंबा करते हैं, यानी डीएनए से डीएनए बनाते हैं। और डीएनए से डीएनए बनाने के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, एंड दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो याद रखना, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन वाले प्रोसेस के लिए जरूरी है। तो दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। और जाकर एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, डायग्राम देखो एनसीईआरटी में, और देखो डायग्राम जहां पर पीसीआर दिया गया है, उस पीसीआर के डायग्राम में डीएनटीपी और टैग पॉलीमरेज कहाँ लिखा हुआ है, किस प्रोसेस में लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। उस प्रोसेस का नाम है एक्सटेंशन। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से बना रहा हूं और आपको लग रहा हो कि कहीं अलग से क्वेश्चन आ रहा। सो बच्चों, बड़ा धैर्य की बात थी।
आपका आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आज का, और इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फॉर द गैस entrainment and increased surface area, which of the following technique is used in sparged stirred tank bioreactor? Number 1 is steam sterilization, sparging, foaming, separation and purification। यानी कि स्पार्ज टैंक, स्टार टैंक में जो हमारे पास बायो रिएक्टर होते हैं, उन बायो रिएक्टर में गैस इंट्रेनमेंट करना है, यानी गैस को इंट्रेनमेंट करना है बबल्स के रूप में। और दूसरा, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग, यानी एरिया फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई का इंक्रीज सरफेस एरिया करना है, तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? स्टीम स्टरलाइजेशन, स्पार्जिंग, फोमिंग, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो आलोक कुमार ने कहा है फोमिंग, अच्छा। जुनूनियत ने कहा सेकंड, अच्छा। विवेक कुमार ने कहा थर्ड फोर्थ यानी दोनों, फोमिंग और सेपरेशन, अच्छा। और विकास मौर्य ने कहा सेकंड स्पार्जिंग। सही है, इसका जवाब होगा स्पार्जिंग। और स्पार्जिंग का मतलब होता है जब आप बायो रिएक्टर में ऑक्सीजन बबल्स के रूप में भेजते हो, तो बबल्स के रूप में भेजना, ऑक्सीजन बबल्स के रूप में भेजना, इट इज नोन एज स्पार्जिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज माई नंबर 9319055284। बस इस नंबर पे मुझे जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, पहला। दूसरा, ये सेशन आपको निराश तो नहीं कर रहा? प्लीज़ निराश मत होइएगा। 15-20 मिनट, 50-30 मिनट, आधे घंटे का सेशन होता है। नई चीज़ें आपको समझ में आती हैं और क्या चाहते हैं आप इसमें बदलाव। और अगर आपको PDF भी चाहिए आज के क्वेश्चंस की, तो आप मुझे इस नंबर पर बोल दीजिएगा, मैं आज के क्वेश्चन की PDF आपको भेज दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने बड़ी मेहनत के साथ एक क्वेश्चन पेपर बनाए थे और आप लोग मेरे साथ रहे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। टेक केयर, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और घबराइएगा बिल्कुल मत। आपके हर एक गलती आपको एक नई सीख दे के जाती है और इस तरीके से आप 20 क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट सीखें जो हो सकता है कि आपसे गलत हो जाते। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, ओके।